हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में साइंस पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे हम अपने बीएससी थर्ड ईयर में आईटी एग्जाम का पेपर देते हैं तो पेपर के बाद क्या होता है कि कुछ लोगों की रैंक अच्छी नहीं आती है, कुछ की अच्छी आ जाती है। तो कुछ लोग होते क्या है कि वो मेनली रिसर्च में ही जाना चाहते हैं, तो इस पर्पज से वो कई इंस्टीट्यूट में एग्जाम के थ्रू अप्लाई करते हैं, जैसे कि आइजर्स क्या होते हैं कि हमारे इंडिया में 7 आइजर्स हैं। क्या 7 आइजर्स जो कि मेनली रिसर्च पर बेस्ड होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आइजर्स में अप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या सिलेक्शन कैसे होता है और इंटरव्यू किस बेसिस पे होता है और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो कि मैंने कई आइजर्स का इंटरव्यू दिया है उन बेसिस पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैन का रिजल्ट निकला। जैन के रिजल्ट निकलने के कुछ समय बाद अपनी अपनी साइट्स पे आइजर्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जिसे आपको फिल करना होता है। जनरली आइजर्स में क्या होता है कि ये जो फॉर्म होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब इसका कोई पैसा नहीं पड़ता, आपको केवल वहाँ जाकर फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद वो उसमें एक रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं। क्या रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट, रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको 250 to 40 इतने वर्ष में आपको अपनी जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं फ्यूचर में उसके ऊपर लिखना होता है। अगर ये कंटेंट अच्छा होता है, मेनली जैन की रैंक बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, आपकी पहली रैंक है या आखिरी रैंक है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। वहाँ पर मैटर करता है आपका रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट, ये आपने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है। ठीक, इतना होने के बाद आपका अगर मान लिया कि सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो इंटरव्यू देने से पहले आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने टॉपिक्स जो कि तुम्हारा आपका रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट है या फिर आप वहाँ पर जब पहुँचे तो आपसे जो भी मतलब होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ठीक, तो उसमें से एक पोर्शन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना होता है। ये नहीं कि मतलब कि दो छोड़ ही दो, लेकिन होता क्या एक को मजबूत कर देना चाहिए। तो ये नहीं कि आप अगर दूसरे छोड़ देंगे तो उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि होता क्या है कि आपको सारे टॉपिक्स आने चाहिए। वो केवल पूछते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछेंगे, तो आपको सारे टॉपिक का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अब होगा क्या, पहली चीज आप वहाँ पे जाइए तो जनरली टी शर्ट वगैरह नहीं, मतलब एक अच्छे देखने में अच्छे लगने चाहिए, फॉर्मल वेल मेंटेन रहने चाहिए। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक पैनल होता है। जनरली जो पैनल होता है वो 5 to 6 पीपल टीचर्स वहाँ पे जो आए होंगे टीचर्स को कंटेन करके रहता है। 5 to 6 टीचर्स आपके सामने फैकल्टी वहाँ पे होगी जो कि आपसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के बाद वहाँ पे जो आप पहुँचेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि आपके पहुँचने के बाद जो पहला क्वेश्चन पूछते हैं वो बोलेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब पहला क्वेश्चन होगा कि आप अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए। जनरली आप स्टार्ट करेंगे, बताएंगे, उसके बाद उसी इंट्रोडक्शन में वो आपसे पूछते हैं कि आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं। फील्ड का मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल। ठीक, इतना हो गया। वहाँ पे जो तुम्हारी पैनल होता है, पैनल में तीनों फील्ड्स के टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज होती हैं। तो इससे आपने ऑर्गेनिक बता दिया, जैसे जनरली ऑर्गेनिक बोला आपने तो ऑर्गेनिक, जैसे मैंने ऑर्गेनिक बताया था तो ऑर्गेनिक बोला, तो ऑर्गेनिक के बाद कुछ क्वेश्चंस इनिशियल स्टेज पे 2-3 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक के बाद फिर वो इनऑर्गेनिक पे जाएंगे, फिर फिजिकल पे जाएंगे। क्वेश्चन सबसे पूछेंगे, बस पहला क्वेश्चन जो उनका शुरुआत होती है वो उस टॉपिक उस चीज से होगी जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं। चलो जनरल में स्टार्ट करता हूँ अपनी, मतलब मुझसे कैसे शुरुआत हुई थी। तो पहला क्वेश्चन जो पहला इंटरव्यू बता रहा हूँ शायद आइजर टीबीएम में त्रिवेंद्रपुरम। अगर आप केमिस्ट्री में जाते हैं तो आइजर टीबीएम काफी अच्छा आइजर है, क्योंकि ये केमिस्ट्री के लिए काफी फेमस है। तो आइजर टीबीएम में जो पहला क्वेश्चन पूछा था उससे वो एनएमआर से था। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि अगर आपको एक सिस एल्कीन दी गई, सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन, इन दोनों में आप अंतर कैसे बताएंगे, मतलब इन दोनों को डिफरेंस कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनएमआर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको मालूम होगा कि आपने कपलिंग कांस्टेंट पढ़ रखा है, कपलिंग कांस्टेंट। तो कपलिंग कांस्टेंट में क्या होता है कि कपलिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है कैलकुलस इक्वेशन पे।
कार्पलस इक्वेशन, अगर हम एल्कीन की बात करें, ठीक। अब कार्पलस इक्वेशन बताती है कि अगर हम अपना एंगल एवं 90 डिग्री लेकर जाते हैं, ठीक, तो जो तुम्हारी एंगल बढ़ने के साथ साथ जे की वैल्यू बढ़ती है। आपने देखा होगा ट्रांस ये होता है, सिस भी होता है, ठीक। तो सिस में एंगल कम है, ट्रांस में एंगल ज्यादा है। दैट मींस कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ट्रांस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिस। पहला क्वेश्चन, ठीक, ये हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पे यही होता है कि अगर आप कोई नया वर्ड यूज करते हैं, ठीक, तो उस चीज से पूछेंगे। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कार्पलस इक्वेशन क्या होती है, ठीक, कार्पलस इक्वेशन। उस टाइम मुझे ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूरी याद नहीं थी, बस मुझे इतना याद था कि ये इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा होती है। मैंने उनसे बोला था कि द कार्पलस इक्वेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट cos स्क्वायर थीटा माइनस अनदर कांस्टेंट, ठीक। लेकिन मुझे उन कांस्टेंट की वैल्यू पर्टिकुलरली वहां याद नहीं थी। कार्पलस इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है 0 से 90 डिग्री के लिए, दूसरा 90 से 180 डिग्री को। 8.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28, ये 0 से 90 डिग्री, 0 टू 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री से 100 डिग्री 180 डिग्री पे जाते हैं तो ये 9.5 हो जाता है और इक्वेशन सेम रहती है। दूसरा क्वेश्चन ये था। अब मैं लाइन से आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। इसके बाद उन्होंने फिर इसी से पूछा, सॉरी, इसके बाद वो स्टीरियो पे गए। उन्होंने स्टीरियो से बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा कि आपके पास अगर मान लो ये दिया गया ठीक, ये कायरल सेंटर है। उन्होंने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें कायरल सेंटर कितना है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा जो आंसर था कि इसमें दो कायरल सेंटर है जो कि प्योर है, क्या प्योर कायरल सेंटर, और जो एक है ये होता है स्यूडो कायरल सेंटर, क्या स्यूडो कायरल सेंटर। उसके बाद उन्होंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछी। कॉन्फ़िगरेशन के बाद पूछा क्या ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक। इतना क्वेश्चन होने के बाद मैंने बताया था कि दोनों आर है, ठीक। उसके बाद उन्होंने पूछा आर है तो मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा इनएक्टिव, तो मैंने कहा कि ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर ए को हम एस कर दें तब एक्टिव होगा या इनएक्टिव, तब भी मेरा आंसर ये था इनएक्टिव होगा, क्योंकि वहां पे भी तुम्हारा एक्सटर्नल कंपनसेशन लगने लगेगा क्योंकि मॉलिक्यूल स्यूडो है, ठीक। ये मेरे आंसर थे इसके लिए। इसके बाद उन्होंने फिर अगला क्वेश्चन उनका था इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में एक चीज याद रखना कि इनऑर्गेनिक अगर आप तैयार कर रहे हैं तो एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। तो उनका अगला क्वेश्चन जो था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही था। उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला क्वेश्चन पूछा कि अगर तुम्हारे पास KMnO4 दिया है, ठीक, या फिर ReO4 माइनस दिया है, ठीक, इसका कलर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, ठीक। तो जनरली मुझे इसका कलर याद था कि पिंक कलर होता है, डार्क पिंक, ठीक। तो उन्होंने कहा इसका कलर क्या होगा, तो मैंने कहा सब पर्टिकुलरली नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम इसके कलर की बात करें तो इसका कलर इसके कंपेयर में बहुत लाइट होगा। बहुत लाइट मैंने कहा लगभग कलरलेस के करीब पहुंच जाएगा। तो जनरली इसका कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक। फिर उन्होंने रीजन पूछा कि इसका रीजन क्या होता है, तो मैंने बताया कि ये पर्टिकुलरली जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक, तो CFSC वैल्यू बढ़ जाती है, आपको पता होगा। ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो अगर थर्ड से फोर्थ में आएंगे तो CFSC वैल्यू 30% बढ़ेगी, फोर्थ से फिफ्थ में आएंगे तो CFSC वैल्यू 50% बढ़ेगी, ठीक। तो मैंने कहा CFSC वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जब CFSC वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक। तो एनर्जी क्या होती है, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। और अगर ज्यादा वेवलेंथ मतलब एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ कम, तो अगर कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगी तो ज्यादा वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगी। उसी के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक। ये हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि KMnO4 में कलर क्यों शो होता है, तो इसका आपको पता लगता होगा कि ये KMnO4 जो होता है इसमें क्या होता है, MnO4 माइनस ये स्ट्रक्चर होता है, और इसमें होता क्या है कि ये पेप्टाइड स्ट्रक्चर sp3 कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें होता क्या है कि ये आपका लिगेंड टू मेटल मतलब ऑक्सीजन, ये ठीक। ऑक्सीजन क्या करता है, मेटल को
चार्ज डोनेट करता है। तो इसमें जो कलर आता है वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। ठीक, तो उन्होंने पूछा इतना हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि अगला उनका क्वेश्चन था कि अगर हम थर्ड सीरीज में जाएंगे, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंटरव्यू के लिए नहीं था, लेकिन उन्होंने पूछा कि अगर थर्ड सीरीज में हम देखें तो कौन सा मेटल है, एलिमेंट है जो कि H2O के साथ H2O के साथ ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना देता है H2O को। ठीक, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आप पढ़ते आते हो कोऑर्डिनेशन में। सबसे पहले ये बताया जाता है कि कोबाल्ट जो है 3+ स्टेट H2O के साथ क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। जनरल सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि कोबाल्ट होता है किसी भी सीरीज में, 3D सीरीज में, कि अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, ये एज अ ब्रिजिंग लिगेंड काम करता है, इसके भीतर स्ट्रॉन्ग, इसके इधर भी जनरली ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, इसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था क्वांटम से। क्या ये मैं अभी टीबीएम की बात कर रहा हूं, अभी दूसरे मतलब आइजन ने जो क्वेश्चन पूछे उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, अभी केवल टीबीएम चल रहा था। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था क्वांटम से कि बोर्स की स्टेबलाइजेशन हुई है। ठीक, तो उस समय होता क्या है कि जैसे रदरफोर्ड ने बताया था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करने के दौरान एनर्जी इमिट करते हैं, न्यूक्लियस में गिर जाएगी। बोर्ड ने उसी को एक्सप्लेन किया, उसी को स्टेबलाइजेशन बोलते हैं कि mvr जो होगा इज इक्वल टू nh/2π, मतलब कि उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसका इसके बराबर होगा और रेडिएशंस कभी एमिट नहीं होंगे। ठीक, अब उन्होंने इसके बाद पूछा कि एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट निकाल के बताइए। फिर एंगुलर मोमेंटम की यूनिट निकालने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ इतना पूछने क्या, उन्होंने पूछा कि एनर्जी की यूनिट क्या होगी। तो यहाँ पे एनर्जी की यूनिट मैंने जनरली एंगुलर मोमेंटम की जो यूनिट आई थी, ठीक जनरली समझ लो, तो ये हमने h की यूनिट मान ली और h × म्यू इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी। तो हमने पर सेकंड से क्या क्या जनरली मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारी यूनिट पता चल गई एनर्जी की। ठीक, ये क्वेश्चन थे आइजैक न्यूटन के जो उन्होंने पूछा था। एक फिजिकल का और पूछा था क्वेश्चन कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसे डिपेंड करती है, तो मतलब पार्टिकल्स पे कैसे डिपेंड करती है, एक्सप्लेन करना था। तो जनरल छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप आइजैक क्यों लर्न करना चाहते हैं, बस इतना क्वेश्चन था तुम्हारे आइजैक न्यूटन में। इसके बाद आइजैक तिरुपति में, ये आइजर तिरुपति केमिस्ट्री के लिए उतना अच्छा नहीं है, बट आइजर में कोई कंपैरिजन नहीं होता। ठीक, क्योंकि आइजर सारे अच्छे होते हैं, सारे रिसर्च के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें 7 से 8 to 10 बंदे सिलेक्ट किए जाते हैं जो कि रिसर्च की फील्ड में अच्छे से अच्छा कर सकें। ठीक, तो आइजर टीबीएम का में उन्होंने जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा वो भी एनएमआर का ही था। उन्होंने पूछा कि अगर तुम इथाइल अल्कोहल ले लो, इथेनॉल, तो कितने सिग्नल्स आएंगे, तो जनरली 1 2 3। अब उन्होंने पूछा कि जनरली उनका क्वेश्चन था कि इसकी पीक कितने पे ऑब्जर्व होगी, इसकी पीक कितने पे ऑब्जर्व होगी। ठीक, तो होता क्या है, 1 डिग्री की पीक आती है 0.9 पे, 2 डिग्री की पीक आती है 1.3 पे, 3 डिग्री की पीक आती है 1.7 पे। तो इसकी 0.9 पे आनी थी, इसकी 1.3 पे। बट अगर ऑक्सीजन लगाओ तो ये पीक 2 से बढ़ जाती है और ये 3.3 पे पहुंच जाती है। तो मैंने ये 2 आंसर दिए थे इसके लिए। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि अगर आपके पास एक हेक्सेन है और एक बेंजीन, हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है और एक बेंजीन है। ठीक, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में कौन स्टेबल होगा, तो जनरली ये स्टेबल होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसके कन्फर्मेशंस बनाओ। कन्फर्मेशंस में 4 बनते हैं, बोथ सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ट्विस्टेड बोथ, उसके बाद चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ट्विस्टेड बोर्ड, फिर बोर्ड और सबसे लास्ट में फास्ट चेयर। और इसका ग्राफ बनाया था उन्होंने बस। ऑर्गेनिक के जनरली क्वेश्चन इतने थे। उसके बाद उन्होंने क्वांटम से क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लो आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पूछा था क्या होता है, तो मैंने बताया पर्टिकुलरली ये टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, ठीक, तो पर्टिकुलर पार्टिकल के बाद अगर आपको कहा जाए कि ये एक बाउंडेड रीजन में और एक फ्री रीजन में, फ्री पार्टिकल है, तो दोनों में अंतर क्या होगा।
तो सिंपल सा आंसर है कि फ्री पार्टिकल जो होता है उसमें पोटेंशियल 0 होता है, बाउंडेड पार्टिकल में पोटेंशियल 0 नहीं होता। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि इसकी क्वांटाइजेशन इक्वेशन क्या होगी और किसमें क्वांटाइजेशन होता है किसमें नहीं होता। ठीक, तो पर्टिकुलर ये था कि इसमें क्वांटाइजेशन में होता क्या है कि क्वांटाइजेशन जो आप फ्री पार्टिकल का लेंगे तो फ्री जब पार्टिकल ही फ्री है तो उसका क्वांटाइजेशन कैसे होगा, दैट मीन्स फ्री पार्टिकल का क्वांटाइजेशन नहीं होता। लेकिन अगर बाउंडेड पार्टिकल्स को देखें तो उसके लिए एनर्जी जो आती है 2n+1 h² ऐसा कुछ आता मुझे याद नहीं पर्टिकुलरली, दैट मीन्स ये पार्टिकल बाउंड हो जाता है। तो बाउंडेड पार्टिकल्स का क्या होता है, ये तुम्हारा स्टेबलाइजेशन या फिर बोल सकते हैं कि ये क्वांटाइजेशन होता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए वो काफी अच्छे थे। उसके बाद उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन था कि PF5 में स्ट्रक्चर PF2Cl3 का स्ट्रक्चर बताओ। इस स्ट्रक्चर बताने के बाद उन्होंने पूछा कि F यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं एक्सियल पोजीशन पे और Cl इक्वेटोरियल में क्यों पाए जाते हैं। आपने मैथड पढ़ लिया होगा कि रिपल्सन को कम करने के लिए, स्टेबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए ये पाया जाता है। तीनों के बीच में एंगल पूछे थे, ये छोटा सा क्वेश्चन था। उसके बाद उनका क्वेश्चन आया जो कि मैंने मेरे हिसाब से सही था लेकिन उनके हिसाब से आंसर गलत था। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर आप स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखते हैं, क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, 3 कंपाउंड दिए उन्होंने। सबसे पहला कंपाउंड था एसीटोन, दूसरा एथिल एसीटेट CH3 CH2 COO CH2 CH3 और तीसरा कॉम्प्लेक्स था एथिल हाइड्रोजाइड CH2 COONH ठीक, ये कॉम्प्लेक्स थे। उन्होंने पूछा कि किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो मैंने एक छोटा सा जनरल सा कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर इसमें देखा जाए अगर इसमें देखा जाए तो ये रिजोनेंस सबसे अच्छे तरीके से करेगा। ये उसके बाद क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इन दोनों में जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तो रिजोनेंस शो ही नहीं करेगा एसीटोन, तो दैट मींस सबसे इसमें ज्यादा पार्शियल करेक्ट बाय वन। उसके बाद इसमें फिर इसमें फ्लोर पाई वन तो 5 और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूरी C11 तो इसमें सबसे ज्यादा पार्शियल। उसके बाद मतलब ये बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा। तो होता क्या है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी μ = 1/2 पाई √ K/μ होती है। K क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, मतलब जितना ज्यादा डबल बॉन्ड रहेगा उतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। मैंने उस बेसिस पे बताया, लेकिन उन्होंने बाद में बताया मुझे कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी एथिल एसीटेट की सबसे ज्यादा होती है। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो मुझे पर्टिकुलर पता नहीं था। हेंस आई टोल्ड देम दैट आई डोंट रिमेंबर इट कंप्लीटली बट आई थिंक सो देयर इज अ इक्विवेलेंट रेजोनेंस टाइप्स ऑफ फेनोमेना दैट एक्सप्रेस एंड दे सेड दैट इज द राइट आंसर। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास 2 कंपाउंड दिए हैं, जनरली देखते रहो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए, एक ये है एक ये है, आपके पास केवल मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर, आप कैसे पता लगाएंगे। तो इसका मुझे सही से आंसर नहीं मालूम था। मैंने कहा दोनों का मेल्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, देख लेंगे अलग अलग आता है या नहीं आता। उन्होंने कहा क्या दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम हो सकता है, तो मैंने कहा सर आई डोंट रिमेंबर इट, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे ये अच्छे से याद नहीं था। ठीक, उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि पीएच स्केल क्या होती है। ठीक, तो जनरली माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+। ठीक, उसके बाद उन्होंने पूछा कि पीएच स्केल जो होती है इसको कैसे, इसकी रेंज को कम किया जा सकता है। ठीक, तो मुझे इसके बारे में केवल एक फैक्टर पढ़ रखा था मैंने कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पीएच की वैल्यू कम हो जाती है, तो मैंने एक फैक्टर बताया वहाँ पे। उसके बाद लगातार क्वेश्चन चलते रहे। उसका अगला क्वेश्चन उनका आया वो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था कि 0.1 मोलर एक सॉल्यूशन क्या है, एक 0.2 मोलर सॉल्यूशन क्या है, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक, तो जनरली 0.2 मोलर की इंटेंसिटी क्या हो गया, सभी जानते हैं बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। बियर-लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक, ऐसा था मेरा इंटरव्यू, मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछे गए मैंने आपको बता दिया। आप भी किसी तरह प्रिपेयर कीजिए कि आपको भी लगभग हर फील्ड का नॉलेज हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।